को शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ। चर्चा खत्म कर लेनी है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ। शुभ संध्या। आज की चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है देश की समस्याएं। यह कोटेशन संख्या 2230 से लेकर 2241 तक है। हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे समाज में धर्म, जाति, संप्रदाय जो चीजें हैं, समस्या उनमें नहीं है। अगर ईमानदारी से देखा जाए, गहराई से देखा जाए, तो समस्या राजनेताओं की आपस में प्रतिस्पर्धा से है। हमारे राजनेता अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वर्ग संघर्ष पैदा करते हैं और इसी वर्ग संघर्ष के माध्यम से अपनी रोटियां सेकते हैं। एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है, कोटेशन कहता है कि ये समस्याएं पैदा करते हैं और उस समस्या को खत्म करने के लिए कोई ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ये बात भी सही है। उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जब पंजाब में आतंकवाद फैला तो जर्नैल सिंह भिंडरावाला एक चरमपंथी था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने उसे खड़ा किया था और फिर उसी को समाप्त करने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया। तो ये जो कोटेशन में जो बात कही गई है वह अक्षरशः सत्य है। ये नेता अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए समस्याओं को जन्म देते हैं और फिर उन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए इसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। अब जो दूसरी बात है कि हमारे देश में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं या कहें कि योजना पूर्वक पैदा की जा रही हैं, वो समाजवाद के नाम से हो रही हैं। हमारे राजनेता अक्सर ये कहते हैं कि हम देश में समाजवाद लाएंगे। उनका समाजवाद कहता है कि जो समाज है उसकी सभी समस्याओं का समाधान करना। लेकिन अंदर की बात यह है कि वह कोई समाधान नहीं चाहते, बल्कि नई समस्याएं पैदा करना चाहते हैं। उदाहरण मैं देता हूं। देखिए, हमारी सरकार ने अंतरजातीय विवाह और प्रेम विवाह को प्रोत्साहन किया, जो पूरे जोर शोर से मीडिया के माध्यम से, इंटरटेनमेंट के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से जाति व्यवस्था को गलत ठहराया गया और अंतरजातीय विवाह और प्रेम विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। जो लड़के लड़कियां थी उनका दिमाग खराब किया गया। उसका परिणाम यह हुआ कि जो पारंपरिक परिवार थे उनके यहाँ ये समस्याएं आई कि उनके लड़के लड़कियां शादियां
करने लगे भागकर, तब इससे एक समस्या पैदा हुई कि ऑनर किलिंग का जन्म हुआ। जाहिर सी बात है, जो परंपरागत परिवार थे उन्होंने अपने बेटे या बेटियों की हत्या की। अब ये जो नई समस्या पैदा हुई, अब ये इनके समाधान में लग गए। कहने का मतलब ये है कि ये सब समाजवाद के नाम पर समाज विरोधी कार्य करते हैं और समस्याओं का समाधान करने के बजाय समस्याएं पैदा करते हैं। अब इसमें आगे हम चलते हैं। इसमें कहा गया है कि जो तानाशाही की समस्या है वह सभी समस्याओं का समाधान तो करती है, और जो लोक राज है वह समस्याओं को पैदा ही नहीं होने देती। लेकिन जो हमारा लोकतंत्र है वह समस्याओं को लगातार जन्म देता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विकृति हम इसे मान सकते हैं, यह समस्याओं को लगातार जन्म देता है, और ये किसी भी समाज के लिए घातक है। अब आइए हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं वह 6 समस्याएं हैं जो घातक हैं। जैसे हिंदुत्व का घटता मनोबल, हिंसा पर बढ़ता विश्वास, स्वार्थ भाव में वृद्धि, आर्थिक विषमता, चारित्रिक पतन और केंद्रीयकरण। देखिए, हमने इन सारी समस्याओं पर पहले बात किया है, इसीलिए इन पे ज्यादा विस्तार से बात करना सही नहीं है। हाँ, आर्थिक विषमता के मामले में ये इस माइक बंद कर दीजिए इनका। आर्थिक विषमता के मामले में एक आंकड़ा मैं दे रहा हूं कि अभी जो सर्वे हुआ है उसमें पाया गया है कि 300 भारतीय परिवार के पास 300 भारतीय परिवार के पास 140 लाख करोड़ की संपत्ति है। 300 भारतीय परिवार के पास 140 लाख करोड़ की संपत्ति है, जो भारत की जीडीपी का 40% से अधिक है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हमारे यहाँ कितनी आर्थिक असमानता है। अब इसमें आगे हम पढ़ते हैं कि जो नीति शास्त्र कहता है कि 3 तरह का जो केंद्रीयकरण है वह घातक होता है। वह क्या है? जो सम्मान जो है वह बुद्धिजीवियों के पास बढ़ना, जो हमारे यहाँ इज्जत है, सम्मान है, वह नैतिकतावादियों को नहीं मिलता। वह मिलता है जो बुद्धिजीवी हैं, चाहे उनका आचरण कैसा भी हो। जो दूसरा है, धन संपत्ति का श्रम से हटकर पूंजीपतियों के पास इकट्ठा होना। जब धन संपत्ति या संसाधन पूंजीपतियों के पास इकट्ठा होता है तो यह बहुत घातक होता है। और तीसरा है, शक्ति का समाज से निकलकर राजनीति के पास इकट्ठा होना। जो शक्ति है, अधिकार है, पावर है, वो जब समाज से निकलकर राजनीति के पास इकट्ठा होता है तो यह घातक होता है। यह जो है केंद्रीयकरण के 3 प्रकार हैं जो बहुत ही घातक होते हैं। इस पे भी हमने पहले चर्चा कर चुकी है।
तो इसके लिए अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और, जो अगला कोटेशन है कि 5 प्रकार की समस्याएं होती हैं। जो कोटेशन में जो बात कही गई है उसके अनुसार जो जो समस्याएं हैं वो 5 प्रकार की हैं। वह कौन सी है? व्यक्ति निर्मित, सरकार निर्मित, प्राकृतिक, सामाजिक और भ्रम निर्मित। ये 5 प्रकार की समस्याएं हैं, या 5 तरह से ये समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं। एक है व्यक्ति के द्वारा, सरकार के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, सामाजिक और भ्रम, जो प्रचार माध्यम से इसका पैदा किया जाता है। उदाहरण के लिए महंगाई। महंगाई की जो समस्या है यह एक भ्रम है, ये भ्रम निर्मित है। और जो समस्याएं हैं, जो वास्तविक समस्याएं हैं, वह 5 प्रकार की ही होती हैं। वह क्या है? चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, मिलावट, जालसाजी, धोखाधड़ी और हिंसा, आतंक या बल प्रयोग। यह जो समस्याएं हैं अपराध कही जाती हैं, और यही असल मायने में अपराध है। और इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है यह राज्य की सक्रियता के ही कारण है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो सरकार द्वारा जो समस्याएं हैं वह 6 प्रकार की हैं। भ्रष्टाचार, चारित्रिक पतन, सांप्रदायिकता, जातीय कटुता, आर्थिक असमानता और श्रम शोषण। इसके बारे में भी हमने पहले चर्चा कर चुके हैं, और ये भी राज्य की सक्रियता के कारण ही हो रहे हैं। देखिए, जो आज विषय है उस पे हम पहले भी बात हो चुकी है, तो इसके लिए ज्यादा उसे विस्तार देना उचित नहीं जान पड़ता। जो अंतिम बात है वह कहता है कि व्यक्ति को चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। देखिए, जब हम किसी चीज की चिंता करते हैं तो ये तय है कि हम सक्रिय होते हैं या हम उसके प्रति गंभीर हैं, यह दर्शाता है। लेकिन केवल चिंता मात्र से ही काम नहीं चलने वाला। जब चिंता एक सीमा से आगे बढ़ती है तो वो चिंता का रूप ले लेती है। जब चिंता एक सीमा से आगे बढ़ती है तो वो चिंता का रूप लेती है। चिंता जिसपे व्यक्ति का दाह संस्कार होता है। तो हमें चिंता नहीं बल्कि चिंतन करना चाहिए। जब जब हम किसी विषय पर चिंतन करते हैं तो इसका मतलब है कि उस समस्या के समाधान की ओर बढ़ते हैं। एक बात इसमें हम और कहना चाहेंगे कि समस्याओं का रोना रोने से अच्छा है उसे चुनौती मानकर उसका समाधान करना। जब हम किसी समस्या को चुनौती मानते हैं और उसके समाधान में लग जाते हैं तो हम निश्चय ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज का विषय जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। उम्मीद है कि मैंने अपनी क्षमता अनुसार अपनी बातों को आपके के सामने रखा। आप लोगों ने ध्यान से सुना। धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आज की जो चर्चा है वो हम लोगों को 9 बजे खत्म करनी है। 9 बजे से दूसरा विषय हम लोग रखेंगे, बाबा जी रखेंगे। तो सभी साथी जो हैं वो सीमित शब्दों में 4 से 5 मिनट में
अपनी बात रख देंगे। और वैसे तो विषय बड़ा है और बहुत सारे बिंदु हैं, तो कोई अगर आप किसी एक दो बिंदु पर भी बोलेंगे तो धीरे धीरे सब बातें आ जाएंगी। तो इसीलिए उसको कथा की तरह हम लोग जो है ना बोलें, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी के साथ ही अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, इसमें से एक विषय पर मैं अपनी बात रख देता हूँ। जो हमारा पांचवा जो बिंदु है, उस पर मैं बात रखना चाहूंगा कि देखिए, सम्मान का नैतिकता से हटकर बुद्धिजीवियों के पास बढ़ना, ये स्थिति ठीक नहीं है। अगर बुद्धिजीवी धूर्त होंगे और धूर्त होने के बाद भी उनका सम्मान हो, और कोई व्यक्ति बुद्धिजीवी नहीं है किंतु नैतिकता के आधार पर उसका आचरण, उसका चरित्र, उसका व्यवहार अच्छा है, तो सम्मान का आधार वह भी होना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि धन संपत्ति का श्रम से हटकर पूंजीपतियों के पास इकट्ठा होना, इसका तो मैं एक ही कारण देखता हूँ कि 16th सेंचुरी ऐसी सेंचुरी रही है जहां से औद्योगिक क्रांति की जो है शुरुआत खड़ी होती है। भारत की बात की जाए तो भारत श्रम बाहुल्य देश, और पश्चिमी देशों की बात की जाए तो जहाँ श्रमिकों का अभाव। ऐसी परिस्थिति में मैं देखता हूँ कि आखिर पूंजीपतियों के पास ये संपत्ति इकट्ठा हुई कहाँ से। विपुल जी ने चर्चा में कहा कि भारत की उन्होंने बताया कि लगभग 40% जीडीपी जो है वो कुछ लोगों के पास है। और यही स्थिति लगभग लगभग दुनिया के हर पूंजीवादी देश में है, चाहे आप अमेरिका चले जाइए, जापान चले जाइए, जहां जहां आपको बिजनेसमैन दिखाई देंगे वहां पे ऐसी स्थिति दिखाई देंगी। तो ये तो होता ही है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम ये कहते हैं 40% जो जीडीपी पर उनका कंट्रोल है, तो उसी 40% जीडीपी में से करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड मनी है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी हो रहा है, कहीं ना कहीं टैक्स भी आ रहा है। वो व्यवस्था जो है व्यवस्था में वो पैसा घूम ही रहा है। ये बात और है कि वो किसी व्यक्ति के नाम से है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम उसने बनाया हुआ है। कहीं उसने प्लांट लगा रखे हैं, कहीं कंपनी लगा रखी है, कहीं पेट्रोल पंप लगाए हुए हैं, कहीं हॉस्पिटल लगाए हुए हैं। तो वहां पर लाखों करोड़ों लोगों का उसमें जो है रोजगार भी बंधा हुआ है। फिर भी ये सोशलाइजेशन की तरफ तो स्थिति नहीं है, इसे हम कहेंगे तो पूंजीवादी व्यवस्था ही। तो आखिर ये पूंजीवादी व्यवस्था कैसे खड़ी हुई, आखिर कैसे श्रमजीवियों के पास से सारा का सारा जो धन संपत्ति निकल कर पूंजीपतियों के पास में इकट्ठा होता है। तो उसका मैं तो एक ही कारण देखता हूँ कि वो उसका कारण है मशीनीकरण। मशीनीकरण होगा तो श्रमजीवियों का महत्व घटता चला जाएगा। और ये मशीनीकरण आया कहाँ से? तो भारत जैसे देशों में देखा जाए तो 16th सेंचुरी में जब ब्रिटिश उपनिवेश आता है, तो उपनिवेशों के बाद हमारे यहाँ मशीनीकरण होता है, और मशीनीकरण का परिणाम ये निकलता है कि हमारे यहाँ 19वीं सदी तक आते आते जो है लगभग 3 से 4 करोड़ लोग ऐसे हो जाते हैं जो गरीबी रेखा में चले जाते हैं। तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? सबसे अधिक प्रभावित जो है वो श्रमजीवी ही होता है। और मशीनीकरण को भी हम ज्यादा दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मशीनीकरण किससे चल रहा है? तो सारा कृत्रिम ऊर्जा से चल रहा है। अर्थात मैं तो कृत्रिम ऊर्जा को पूंजीपतियों के लिए एक हथियार के रूप में मानता हूं कि उनके पास ये एक हथियार है, या आप उसे वरदान कह सकते हैं कि पूंजीपतियों के लिए जो कृत्रिम ऊर्जा है वो वरदान की तरह है। भारत में जितनी भी कृत्रिम ऊर्जा का आप देखेंगे, उसमें से कितनी कृत्रिम ऊर्जा सामान्य व्यक्ति खर्च करता है, कितनी कृत्रिम ऊर्जा है जो श्रमजीवी खर्च कर रहा है। और आप तुलना करेंगे कितनी कृत्रिम ऊर्जा का जो खर्च है वो पूंजीपति कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि जो श्रमजीवी वर्ग है उसके वो तो कृत्रिम ऊर्जा का कोई भी उपयोग नहीं कर रहा है, बहुत कम उपयोग करता है। हो सकता है 20-30% हो। लेकिन बाकी सारी कृत्रिम ऊर्जा का प्रयोग करता कौन है? तो कृत्रिम ऊर्जा का जो मुख्य प्रयोग है वो पूंजीपति ही करते हैं। अर्थात श्रमजीवियों के हाथ से धन निकलकर पूंजीपतियों के हाथ में जाने का जो कारण है, वो सिर्फ एक कारण दिखाई देता है, वो है कृत्रिम ऊर्जा। कृत्रिम ऊर्जा जितनी सस्ती होगी उतना मशीनीकरण होगा, उतना सेंट्रलाइजेशन होगा, उतना ही पूंजीपति अमीर बनते जाएंगे, और बाकी जो है आर्थिक असमानता बढ़ती जाएगी। तो ये मैंने सीमित शब्दों में अपनी बात रख दी है।
बाकी के साथी अपनी बात रखें और कोशिश करें कि किसी एक विषय को लेकर के 5 या 7 मिनट में, 6 मिनट में अपनी बातों को रख दें। जी धन्यवाद। कोई भी साथी शुरू करें। माता प्रसाद जी, मोहन जी, नरेंद्र जी, राजेश प्रजापति जी, श्रीकांत जी, आचार्य जी। हेलो। जी बताइए आदरणीय। अभी आज की चर्चा में शामिल विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। आज की जो चर्चा है उसमें जाति है, समाज है, धर्म है, इनको जो है दोष दिया जाता है कि जो भी आज अव्यवस्था समाज में फैला हुआ है या समाज में जो विसंगतियां या विकृतियां आई हुई हैं, ये सब इन्हीं का दोष है। अगर ये सही ढंग से चलते तो समाज में किसी प्रकार का दोष नहीं होता। ये कौन देता है? ये जो तंत्र या सरकार है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो देते हैं। लेकिन इनमें दोष किसने पैदा किया? ये तो प्रथम दृश्या में सभी जो हैं वो स्वच्छ और शुद्ध थे, लेकिन सत्ता को केंद्रीयकरण के लेकर के या अलग अलग राजनीतिक सत्ताधारी जो है, पार्टी जो है, वो वोटिंग को अपने पक्ष में लेकर समाज में वर्ग विद्वेष को डाला, जात को अलग अलग करके उनको विशेष अधिकार देकर आप प्रोत्साहित किया, धर्म को अलग दे करके प्रोत्साहित किया, समाज को कई वर्गों में बांट दिया, धर्म को भी अपने पक्ष में वातावरण बनाने के लिए असत्य विचार को भी सत्य के रूप में प्रचार प्रसार करने का समाज में प्रयास करवाया, जो कि समाज में प्रदूषण का वातावरण बना। आज जो है तंत्र या राजनीति है, जब हम देखते हैं कि इसमें विकृति कहाँ से आती है, तो जो समाज में हमारे मार्गदर्शक हैं, सही मार्गदर्शक हैं, नैतिकता और सामाजिकता का पालन करते हैं, उनको सम्मान न देकर और जो केवल बुद्धिजीवी हैं, उनको ज्ञान नहीं है, केवल अपनी बौद्धिक क्षमता से राजनीतियों का लाभ जिसे जो है पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनको जिसे है सम्मान जो है सो दिया जाता है। अब इसी में जो है, जो श्रमजीवी हैं, किसान मजदूर हैं, उनको जो उनका पारिश्रमिक है, उनका पूर्णतया हिस्सा न मिलकर और उन पर प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी लगाकर, अरे प्रत्यक्ष रूप से कर लगाकर
प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी देकर और अप्रत्यक्ष रूप से भारी कर लगाकर उनका श्रम में जो उनको मिलना चाहिए उनका शोषण किया जाता है। और जो पूंजीपति वर्ग हैं उनको प्रत्यक्ष कर लगाकर अप्रत्यक्ष रूप से भारी सब्सिडी दिया जाता है, जिससे कि जो श्रमजीवियों को उनका जो पारिश्रमिक या बचत होना चाहिए था वो पूंजीपतियों के पास चला जाता है। अब इससे जो है समाज में एक दूरी जो है, आर्थिक असमानता जो है किसी फैलता है। तीसरा जो है, जो शक्ति है, उन शक्तियों में से जन कल्याण का या आर्थिक शक्ति है या सामाजिक रूप से कार्यक्रम करने की शक्ति है, वो समाज को न मिल करके और सारी शक्ति जो है वो राजनीति की को मिल जाता है। राजनीति के पास में शक्तियों का केंद्रीयकरण होने लगता है। तो ये जो है समाज में अव्यवस्था और कुव्यवस्था जो है फैलाने का जो है सो कार्य करता है। अब इन सब में जो है जो तंत्र या सरकारें हैं, जब कोई समाज में समस्या पैदा होता है तो समस्या का समाधान भी भाई उनको करना होता है। जो समस्या का समाधान मार्गदर्शक कर सकते थे, श्रमजीवी कर सकते थे, समाज कर सकता था, उन सभी समस्याओं का समाधान अब तंत्र करता है। तो जब तंत्र करता है तो जब एक समस्या का समाधान करेगा तो उसके साथ वो दूसरी समस्या जो है एक उसी समाधान से दूसरी समस्या पैदा हो जाती है। जब कोई रोड बनाएगा तो एक बार जो है रोड, नाली, उसका ढक्कन, सारा चीज व्यवस्थित नहीं करेगा। अब जो है कि रोड बना दिया तो भाई फिर अब दूसरा समस्या नाली का आएगा, ढक्कन का आएगा। तब तक उसके बगल में अब भाई 4 हाथ था, उसको जमीन को खाली करना पड़ेगा, उट्टा तोड़ना पड़ेगा, अब बिजली का पोल गाड़ना है। तो इस प्रकार से समस्याओं का जो है विस्तार करते रहते हैं और समाधान करते रहते हैं और कानून भी बनाते रहते हैं। अब इन सब जब समस्याओं का घालमेल होता है तो यहाँ पर जो वास्तविक समस्या है, जो आपराधिक वास्तविक समस्या है, वो जो है किसी पीछे पड़ हो जाता है, उसका समाधान नहीं हो पाता है। और जो सरकार के द्वारा इन सब समस्याओं के चलते जो समाज का कार्य अपने हाथ में ले लेता है तो समाज में नया समस्या जिसे होता है, भ्रष्टाचार का समस्या आ जाता है, चरित्र पतन का समस्या आ जाता है, आर्थिक असमानता बढ़ने लगती है, वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष बढ़ने लगता है। तो ये सारी जो है समस्याएं, ये कोई शुरू से नहीं है। ये जो सरकार अपनी नीति जो है इधर उधर करती है, इससे जो है एक कृत्रिम समस्या जिसे जो है तो बन जाता है, जिससे कि
समाज में अव्यवस्था कायम हो जाता है। और वैसे और समस्या तो जो है, जो प्राकृतिक समस्या है, वो तो भाई अब बाढ़ है, तूफान है, तो भाई भूस्खलन है, भूकंप है, ये सब तो आते हैं। और कुछ समस्या जो है वो भ्रम का भी होता है, भूत है, प्रेत है, जादू है, टोना है, उसको भी सब जो है सो हवा देकर और उसको भी बढ़ा चढ़ाकर समाज में पैदा करके और पब्लिक को भ्रमित करते रहते हैं। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, अगर समाज है या व्यक्ति है, अगर केवल चिंता करेगा तो चिंता करने से क्या होगा? मानसिक तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन में जाएगा, अवसाद में जाएगा। उससे उसके शारीरिक और मानसिक हानि होती है। तो कोई भी जब समस्या समाज में आता है, तो जब आप उसका और हम मिलकर के चिंतन मनन करेंगे, और चिंतन मनन करके अगर कोई उसका रास्ता सही तलाश किया जाएगा, तब उसका समाधान होगा। और नहीं तो जो कहावत है कि चिंता जो है वो जिंदा शरीर को जो है सो वो मृत बना देता है। तो इन सब बातों पर हमें चिंतन मंथन करना पड़ेगा। और आज 9 बजे तक का ही चर्चा है, तो और साथी जो हैं और पॉइंट पर जो है अपनी व्यक्त करेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद मोहन जी। बाकी के साथी बताएं। बबलू केसरवानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक दो बिंदु था, मैं उस पर कुछ अपना मत व्यक्त करना चाह रहा था। बताइए। आपका जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट का दूसरा तीसरा आर्थिक विषमता, चौथा चौथा आर्थिक विषमता, और पांचवा पॉइंट का दूसरा धन संपत्ति का श्रम से हटकर पूंजीपतियों का इकट्ठा होना, ये दोनों जी लगभग लगभग मिलता जुलता हमें दिखाई दे रहा है। जी तो चौथा पॉइंट का, चौथा आर्थिक विषमता का उदाहरण दे दूं तो क्या है कि आर्थिक विषमता और ये तो जनरली जो लेबर ग्रेड या श्रमजीवी हैं, तो श्रमजीवी के पास संपत्ति इकट्ठा नहीं हो सकता, वो कर ही नहीं सकता है। आज तक कभी भी कालांतर में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है कि श्रमजीवी कभी पूंजीपति हो। जो पूंजीपति होगा श्रमजीवी नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि पांचवा बिंदु का दूसरा भी है, धन संपत्ति का श्रम से हटकर, तो लगभग मिलता जुलता शब्द है। अभी एक बात मोहन जी भी जो बोले कि आर्थिक असमानता वाला पर, तो इसमें मैं देख रहा हूं कि जो भारत का टोटल बजट है, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो ही बात आ रहा था कि जो श्रमजीवी पर अनावश्यक टैक्स लाद दिया गया, तो मैं देख रहा हूं कि जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स, गवर्नमेंट का रेवेन्यू उसमें समथिंग 19% है टोटल बजट का, और जीएसटी का योगदान है टोटल बजट में 18%। इनकम टैक्स पेयर पूरे भारत में 2% लोग हैं, समथिंग 3 करोड़ लोग। आईटीआर फाइल 7 करोड़ लोग करते हैं, टैक्स पेयर मगर 2% लोग कर रहे हैं। और बाकी जीएसटी, तो जीएसटी तो भाई सारे लोग देते हैं, 2% वाले भी देते हैं, 98 वाले भी देते हैं। तो जीएसटी जो 100% लोग देते हैं उसका योगदान 18% है, और जो 2% लोग टैक्स देते हैं उसका योगदान टोटल बजट का 19% है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उन पर ज्यादा टैक्स लग गया है, क्योंकि जो ज्यादा टैक्स लगा है उनका भागीदारी बजट में 18% है, और जो 2% लोग हैं जो अधिक टैक्स दे रहे हैं, पूंजीपति जो है, वो तो ज्यादा टैक्स सरकार को दे रहे हैं, क्योंकि टोटल 98% लोग मिलकर जितना टैक्स दे रहे हैं उससे ज्यादा टैक्स 2% लोग दे रहे हैं।
ये बबलू केसरवानी जी ने जो बात कही है, ब्रजेश जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी, आ हाँ, रही आ है। रही है। बबलू केसरवानी जी ने जो बात कही है, वास्तविक दुख पूंजीवाद जो पैदा करता है यही है। जो जो 2% लोग टैक्स दे रहे हैं, उनके पास पूंजी का सेंट्रलाइजेशन ज्यादा है, यानी कि संपत्ति में भागीदारी उनकी ज्यादा है। लेकिन ये कोई बुरी बात भी नहीं है कि किसी समाज के किन्हीं लोगों के पास संपत्ति ज्यादा है, कितनी भी ज्यादा हो। संपत्ति ज्यादा केवल एक ही कंडीशन में समाज को परेशान करती है, किसी भी व्यक्ति के पास, जब उसमें स्थिरता बढ़ती है, यानी उसका प्रयोग घटता है। कोई पूंजीपति कितनी भी संपत्ति इकट्ठी करे, कितनी भी कमाए, कोई बुरी बात नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अगर अर्थव्यवस्था के बाहर इकट्ठी की हुई संपत्ति को निकाल देता है, पूंजी को बाहर कर देता है, उस पूंजी को उत्पादन में नहीं लगाता है, तो ये बहुत बुरी बात है। इससे अर्थव्यवस्था डंप हो जाती है। इस डंप होने की प्रक्रिया को रोकने के जो भी उपाय हो सकते हैं वे बिल्कुल ठीक। संपत्ति का स्थिरीकरण नहीं होना चाहिए अर्थव्यवस्था में। भारत में दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग अर्थव्यवस्था के बाहर संपत्ति को रख करके मालदार साबित होते हैं, वे भारतीय अर्थव्यवस्था के दुश्मन उसका हैं। जिम्मेदार ये हमारी संतुलन टैक्स बनना प्रणाली है। चाहिए। ये संतुलन कैसे बने, ये देखने वाली बात है। जहां तक जीएसटी गेन करने की बात है, तो भारतीय बाजारों में अगर टैक्स चोरी का मामला जीएसटी के लेवल पर देखा जाए, तो अभी तक अनुमान ये है कि जो भी सामान बाजारों में बिकता है, जो भी उत्पाद और सेवा कर के आधार पर सामान ट्रेडिंग होती है, व्यापार होता है, उसमें करीब करीब 12% वस्तुओं पर टैक्स गेन किया जाता है। बाकी 88% यूं ही बिक जाती हैं बिना टैक्स के। और बड़ी बड़ी कंपनियां टैक्स चोरी करती हैं। लेकिन टैक्स चोरी करना भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर अर्थव्यवस्था का ढांचा ठीक हो, तर्कसंगत हो। ये तमाम बातें समझने की जरूरत है। तमाम व्यवस्थाओं की के लिए जो एक विरोध होता है, उसकी समीक्षा होती है, या ये कहिएगा कि उनकी आलोचना होती है, इसलिए होती है कि वो उस पक्ष को ठीक रखना हमेशा चाहते हैं जिसका उन्हें लाभ मिलता है, और दूसरे पक्ष को पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं एक छोटी सी बात कहूं कि अनुशासन सभी को प्रिय है, लेकिन अनुशासन सभी के लिए प्रिय तब तक होता है जब तक अनुशासन के दम पर व्यक्ति को सुविधा मिल जाती है या उसकी जीवन पद्धति आसान हो जाती है। अगर मुझे यहाँ जहां मैं रह रहा हूँ, एक चौराहा है घर के बाहर, उसे पार करके जाना है, मुझे जाना चाहिए तो चलना पड़ेगा आधा किलोमीटर, और सीधा जब मैं पार करता हूँ तो 100 मीटर में काम चल जाता है। अब अनुशासन का महत्व मेरे लिए ये है कि मैं घूमकर मुझे ना जाना पड़े, सब घूम करके आए और मैं सीधा निकल जाऊं, मुझे 100 ही मीटर चलना पड़े। ये बड़ी खतरनाक बात है। व्यवस्थाओं के तमाम मॉडल पर ये अनुशासन का ये नियम लागू होता है। हम अनुशासन के उसी पक्ष को निभाना चाहते हैं जिसके आधार पर हमें कम काम करना पड़े, कम कष्ट उठाना पड़े, कम टैक्स देना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े। तो ये बात समझी जानी चाहिए कि हम किसी बात को किस आधार पर कह रहे हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। कोई और साथी कुछ कहना चाहें? जी बबलू जी को आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। जी कोई और साथी बताएं, आचार्य जी, श्रीकांत जी, सोहन जी, कोई भी साथी रखें। हेलो। हेलो भैया, मैं राजेश जी प्रजापति, सभी को प्रणाम। मैं जी छोटा सा बात एक कहना चाहता हूँ भैया।
अलग इसी से संबंधित है, लेकिन बात उदाहरण कहीं और का है। जैसे राम राज्य में क्या था, हर व्यक्ति के पास जमीन था, हर व्यक्ति के पास गाय थी, हर व्यक्ति के पास सोना चांदी थे। मतलब हर व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट था। उसमें असंतोष, आज के समय के हिसाब से जो असंतोष था, ये असंतोष नहीं थी। तो मुझे लगता है कि कुछ अभी का समाज रचना या मुनि जी का जो है, कुछ इसी हिसाब से चले कि भैया हर व्यक्ति के पास कम से कम रोजगार बाहरी ना हो तो कम से कम खेत इतना हो कि वह खेती कर सके, और कुछ पशुपालन कर सके, कुछ पूंजी हो, कुछ सोना चांदी हो, मतलब हो जरूरत अनुसार हो, ताकि व्यक्ति संतुष्ट रह सके। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के पास 1 डिसमिल भी नहीं है, एक व्यक्ति के पास 50 एकड़ जमीन है, एक व्यक्ति के पास एक भी गाय नहीं है, एक व्यक्ति के पास पूरा घर भरे हुए धन दौलत सब है। इस टाइप का आर्थिक विषमता जहां रहेगी, वहां कितना भी नियम कानून बना लीजिए, वो सारा नियम कानून फेलुअर हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति कोई भी नियम का पालन नहीं करेगा यदि सबके पास अपने जरूरत अनुसार कोई रास्ता न हो। केवल हाँ, कोई व्यक्ति जबरदस्ती अपना धन डुबा दे और वो सिलेंडर बोल जाए कि उसके पास कुछ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अपवाद में हम ले सकते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो हर व्यक्ति के पास रोजी रोटी होनी चाहिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, तभी एक अच्छी समाज की कल्पना की जा सकती है। बस मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ भैया। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। बबलू जी और नरेंद्र जी की जो अभी चर्चा आई, उसमें मैं यह भी एक तरफ ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जो टैक्स देते हैं पूंजीपति या उद्योगपति या जो फैक्ट्री कारखाना चलाने वाले, तो एक चीज हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि इनको ईंधन जो है वो कितना सस्ता में उपलब्ध कराया जाता है, और जो भी नया फैक्ट्री डालते हैं या उद्योग डालते हैं या कारखाना डालते हैं, उनमें उसमें इनको भारी सब्सिडी भी मिलता है और ब्याज का भी छूट मिलता है, जिसका की वजन जो है अप्रत्यक्ष रूप से समाज के जो निम्नतर वर्ग हैं उनको उठाना पड़ता है। मैं ये ध्यान आकर्षण करना चाहता था। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। ज्ञानेंद्र जी, आप कुछ रखना चाहेंगे? कोई विशेष बात तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अभी टैक्स कलेक्शन सिस्टम के बारे में कुछ चर्चा आई थी। कुछ दिन पहले मेरी मुनि जी से इस पर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई थी जब हम लोग रायपुर में थे। एक बात जो टैक्स सिस्टम में दिखाई देती है वो ये है कि सरकार की आवश्यकताएं अनंत हैं, क्योंकि जन कल्याणकारी अवधारणा है। अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास माध्यम केवल एक बचता है, वह है कर। और उस कर को वो कितने तरीके से लगा सकती है, यह संभावना भी अनंत है। इसी को रोकने के लिए जो बात फिलहाल मेरे पास पहले और एक विकल्प था जिस पे मैं अक्सर चर्चा किया करता था कि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाइए। बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स के आधार पे टैक्सेस कम हो जाएंगे, पारदर्शी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन यह बात भी है कि किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में, या यह कह लीजिए कि भारत जैसे एक विशाल देश को लिए
अगर कोई व्यवस्था का एक प्रोटोकॉल आप तैयार कर रहे हैं या एक प्रोटोकॉल पर आप विमर्श कर रहे हैं जिसको हम संविधान कह रहे हैं, तो उसको व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप वाला होना चाहिए। कर प्रणाली, हर वह कर प्रणाली समस्याएं पैदा करेगी जो व्यक्ति के जीवन में ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप करेगी। वर्तमान परिस्थितियों में देखिए, आप सामान्य वाटर टैक्स, जमीन का, मकान का टैक्स, खाने के सामान का टैक्स, गाड़ी पे सर्विस टैक्स, आने जाने का सर्विस टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, खाने पे टैक्स, मतलब हर चीज पे कर है। इवन आपने इनकम की, उस पर भी टैक्स है। व्यक्ति के जीवन में इतना ज्यादा हस्तक्षेप करने वाला जैसे ही कोई भी प्रणाली आप खड़ी करेंगे, वह प्रणाली हर हाल में समस्याओं को और अधिक जटिल बनाएगी और अधिक गहरा बनाएगी। बस इतनी सी बात। जी, बाकी के साथी बताएं। अगर कोई साथी नहीं बोल रहा है तो बाबा जी, आप अगर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं इस विषय पे। नहीं, हम इस विषय पर नहीं रखेंगे, हम अपना विषय रखने वाले हैं। जी, तब तक तब तक अभी 11 मिनट बचा है, 10 मिनट। 10 मिनट आप कोई भी बोले, कोई हर्ज नहीं। अगर इस विषय पर कोई हमसे प्रश्न हो तो आप लोग कोई भी हमसे कर लीजिएगा, तो हम उस प्रश्न को और बता देंगे। जी, चलिए 10 मिनट बचा है और कोई साथी नहीं बोल रहा है तो मैं थोड़ा सा इस पर बोलना चाहूंगा। हम लोगों की एक आर्थिक असमानता को लेकर के अच्छी खासी चर्चा हुई हम लोगों की, और लगभग लगभग सभी साथियों का इस पर विचार आया। एक चीज मैं ये देखता हूँ कि दो व्यक्ति हैं और दोनों एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। एक की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों एक ही बिंदु से भले ही समान रूप से एक ही बिंदु से दौड़ते हैं, लेकिन 1 घंटे बाद आप देखेंगे दोनों में 5 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाएगा। 2 घंटे बाद आप देखेंगे तो दोनों में 10 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, और तीसरे घंटे में ये डिफरेंस बढ़ करके 15 किलोमीटर आ जाएगा। अर्थात एक व्यक्ति जिस जो है वो जो तेज दौड़ रहा है वो तो बहुत तेजी से जो है आगे निकलता जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो है जो धीरे दौड़ रहा है, बढ़ तो वो भी रहा है। तो एक बात ये आती है, हमारे देश में कहा जाता है कि भाई, चाहे आरक्षण से हो या सरकारी सुविधाओं से हो, समाज का हर वर्ग जो है आगे बढ़ा है, जीवन में तो सुधार हुआ है। ये बात ठीक है कि जीवन में सुधार हुआ है, लेकिन देखने की बात यह है कि एक की प्रगति की जो दर है वो 2%, 3% है, और एक की प्रगति की दर 8% है। तो 2% और 8% का अगर दर देखेंगे तो भविष्य में ऐसी संभावना हो जाएगी कि दोनों के बीच जो है वो गैप बढ़ता चला जाएगा। ये जो गैप बढ़ता चला जाता है, यही आर्थिक असमानता है। इस गैप को हमें कैसे फिल करें, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखता हूँ और मानवीय दृष्टिकोण से देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं बननी चाहिए जो मनुष्य के, व्यक्ति के अस्तित्व के लिए चुनौती जो है खड़ी करे। अर्थात आप कृत्रिम ऊर्जा को ऐसा भी महंगा मत कर दीजिए कि मानवीय ऊर्जा उसका उसका उपयोग ही ना हो पाए, आप दुनिया में कंपटीशन ही ना कर पाए। हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी है, लेकिन आप इतना सस्ता भी मत कर दीजिए कि उसके सामने मानवीय ऊर्जा जो है वो कहीं टिक ना पाए, क्योंकि मानवीय ऊर्जा नहीं टिक पाएगी तब श्रम शोषण होगा। तो दोनों के बीच में एक स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए थी, लेकिन कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य को डाउन करके इस स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को बाधित कर दिया गया। अभी जो पिछले हम लोग देखते हैं, 2.5 वर्षों के देखते हैं, पिछले 2.5 वर्षों में एआई जो है वो काफी तेजी से आया है, और काफी तेजी से उसने जो है अब बुद्धिजीवियों के रोजगार को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है।
अभी मेरी कंपनी की बात करूं तो हमारी कंपनी में से जो एडिटर थे, जो प्रूफ रीडिंग करते थे, कॉपी एडिटिंग करते थे, 6-7 लोग ऐसे करते जो थे, जो काम करते थे। अब उन लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो सारा काम एआई जो है कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कर देता है, कम समय में कर देता है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2030 तक, यानी मात्र ये 2.5 साल पहले शुरू हुआ और मात्र 8 साढ़े 8 साल के भीतर में 30 करोड़ लोगों की जो नौकरी है वो केवल जो है एआई के माध्यम से चली जाएगी। अर्थात मशीनीकरण को तो जो है वो 30 साल 40 साल लगे, उसको हो सकता है कि थोड़ा 50 साल 60 साल का समय लगा हो, या हम ब्रिटिश उपनिवेश के टाइम से देखते हैं उसे प्रभावित करने में जो है एक बड़ा लंबा समय लगा। लेकिन जब हम बौद्धिक कार्यों की बात करें, एआई की बात करें, तो ये मात्र 8-10 साल में ही करोड़ों लोगों की नौकरी को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि मानवीय ऊर्जा का को इस तरह से जो है नेग्लेक्ट कर दिया जाए, या इस प्रकार से कोई भी व्यवस्था बने जो व्यक्ति के अस्तित्व को चुनौती दे। हम व्यवस्था की बात करें तो जितनी भी व्यवस्थाएं अब तक बनी हैं उसमें अगर व्यक्ति का महत्व खत्म हो जाता है, समाज का महत्व खत्म हो जाता है, तो वो व्यवस्था मुझे लगता है व्यवहारिक नहीं है। सारी व्यवस्थाएं जितनी भी बनी है वह व्यक्ति और समाज के लिए ही बनी है। ऐसी कोई भी व्यवस्था जो उसके अस्तित्व को चुनौती दे रही है, तो फिर वहां पर हमको कुछ वैकल्पिक उपाय ढूंढने की आवश्यकता है, कुछ ऐसे प्रकल्प ढूंढने की आवश्यकता है जहां उसका समाधान किया जा सके, अर्थात उसका महत्व भी खत्म ना हो। ये मानवीय दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है कि मशीनें काम करें, पूंजीपति मजबूत हो और जो है वो श्रमजीवी जो है वो उसके पास रोजगार ना हो। तो बेरोजगारी का जो कारण दिखाई देता है वो यही है। कृत्रिम ऊर्जा जो है वो पूंजीपतियों को मजबूत कर रही है और श्रमजीवियों को कमजोर कर रही है। इसके लिए कुछ ना कुछ समाधान करने की आवश्यकता है। मैं नहीं कहता कि आप 1000 गुना बढ़ा दीजिए, लेकिन इतना तो रखिए कि कंपटीशन तो हो सके। वर्तमान समय में उस कंपटीशन को ही खत्म कर दिया गया है। फिर 3 तरह की चीजें हम देखते हैं। एक ऐसी चीज होती है जो केवल मनुष्य ही कर सकता है, दूसरी चीज ऐसी है जो मनुष्य भी कर सकता है और मशीन भी कर सकती है, और तीसरा काम ऐसा है जो केवल मशीन ही कर सकती है। मैं जिस क्षेत्र में कंपटीशन की बात कर रहा हूँ बेसिकली वो सेक्टर है जहां मनुष्य और मशीन दोनों कर सकते हैं। जहां दोनों कर सकते हैं वहां व्यक्ति को महत्व दिया जाए। लेकिन जहां पर मशीन ही कर सकती है वहां पे तो आपके पास विकल्प है ही नहीं, या जहां पर मनुष्य ही कर सकता है वहां पर वो कर ही रहा है। लेकिन जब बात आती है ऐसी व्यवस्था जहां दोनों में से किसी एक का चुनाव हो, तो चुनाव करते समय व्यक्ति का ध्यान देना चाहिए। ये एक मुझे लगता है कि रास्ता खोजा जा सकता है, और हम लोग दोनों के बीच एक कंपटीशन करें। मानवीय ऊर्जा को नेग्लेक्ट करना कोई बहुत अच्छी चीज दिखाई नहीं देती है। तो इससे एक समस्या तो जनरेट होगी, और इस समस्या का जो है समाधान करना है तो यही है, कृत्रिम ऊर्जा ही पूंजीवाद का मुख्य आधार है। इस आधार को कमजोर ना भी किया जाए तो कम से कम संतुलित तो कर ही दिया जाए, जिससे हम दुनिया में भी प्रतिस्पर्धा कर सकें और अपने व्यक्ति का प्रयोग भी कर सकें। जी धन्यवाद। बाकी के साथी अगर कुछ कहना चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं। देखिए आपके नमस्कार। पास 5 मिनट बचा है। हाँ, ठीक है। जी अच्छा, बताइए। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए सुनिए मंगला प्रसाद जी, अच्छा अच्छा, तो आपको 5 ही मिनट में अपनी बात रखनी है। नहीं, ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 9 बजे विषय शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है। अब बताइए। हम्म मैं देख रहा हूँ, यह निश्चित है कि जो सभी समस्याएं पैदा हुई हैं उसको दोषी आप किसी व्यक्ति को नहीं कर सकते, न तो प्रकृति को कर सकते हैं। वह सभी समस्याएं जो है कि राजनेताओं के द्वारा उत्पन्न की गई है या व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा से वर्तमान की, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है। क्योंकि आज के युग में शिक्षा और इत्यादि सुविधाएं इतनी अधिक हैं, और वहां पर अन्य समस्याएं का सब लगभग गौड़ है, और जो सुविधाओं का गलत उपयोग है
उन्हीं की वजह से समस्याएं पैदा हो, उन सुविधाओं का गलत उपयोग जो है कि राजनेताओं और व्यवसायिक प्रतिस्पर्धाओं के कारण उत्पन्न हुआ है। और व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के लिए हम आधुनिक व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। बिना आधुनिक व्यवस्थाओं का, सुविधाओं का इस्तेमाल किए, अभी जैसे बता रहे एआई का इत्यादि जो नई तकनीक है, बिना इस्तेमाल किए प्रतिस्पर्धा को हम पूरा नहीं सकते हैं। हमारा प्रतिस्पर्धा संपूर्ण विश्व से कहा जा सकता है, क्योंकि चीन पाकिस्तान स्पष्ट रूप से जो है कि भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी जो है कि भारत के विरुद्ध में लगी हुई है। और जो मुसलमानों का जो 27 देशों का जो संगठन है, अपने भले निजी सुविधाओं के लिए भारत से अटैच है, लेकिन तो वह भी जो है कि सब वही है। तो कुल मिलाकर के हम अपने को बचाने के लिए हर तरह की नई तकनीक का जो है कि इस्तेमाल तेजी से करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो निश्चित ही हमारे लिए संकट और गहरा होगा। बाद में संकट बचने के उपाय भी नहीं दिखेंगे। और जैसे भी है, और उन्हीं सुविधाओं को जैसे समस्याएं भी पैदा हो रही है, नहीं यह कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज है, यदि अत्याधुनिक सुविधाओं का जो अधिक चुनौती देना है, उसके सामने में खड़े रहना है, उसका एक रास्ता है, वह है पूर्ण विकसित परिस्थितिकीय तंत्र। परिस्थितिकीय तंत्र एक ऐसा चीज है जहां पर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण हो जाता है। परिस्थितिकीय तंत्र में जाने के बाद वहां पर उसकी आवश्यकता और आश्रिता खत्म हो जाती है। जब तक हम परिस्थितिकीय तंत्र पर चिंतन नहीं करेंगे, तब तक जो है कि हमें हर चीज से जो है कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था में नहीं जा सकते हैं। और उसी साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। परिस्थितिकीय तंत्र पर जो है कि ये सारी समस्याओं का निदान किया जा सकता है, मेरा यही कहना है। ठीक है जी, धन्यवाद। बाबा जी, जो है हम लोग अपना विषय जो है संविधान सभा के ऊपर शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको आज के विषय पर चर्चा कर दूंगा। आज का विषय मतलब मेरा विषय। आज वाले विषय पर मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट में आपकी बात कह करके समाप्त कर दूंगा। अभी पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले ही ये बात की थी कि सारी दुनिया में बुद्धिजीवियों और पूंजीपतियों और सत्ताधीशों, इन तीनों ने मिलकर गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी और शरीफ भले लोग, चारों का शोषण किया है। गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी और शरीफ, अब इन चारों का इन लोगों ने शोषण किया है। पूंजीपतियों ने, बुद्धिजीवियों ने, सरकारों ने, अपराधियों ने। यही तो सारी दुनिया की समस्या है, और इसी समस्या का हम लोगों को समाधान खोजना है। हम लोग रोज इसी तरह की चर्चा करते हैं। ये मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी। आज के कोटेशंस में भी घुमा फिरा करके कुछ इसी तरह की बात है कि इसका समाधान खोजा जाए। बहुत अच्छी चर्चा आप लोगों ने की है भी। चलिए, मैं आज का विषय आपको बताऊं। अपने साथी ज्ञानेंद्र जी है ना? जी बाबा जी। जी बाबा हूँ। है, ठीक है। तो आज की चर्चा का विषय ये है कि अपने साथी अभी अब जा रहे हैं यात्रा में। ज्ञानेंद्र जी, नरेंद्र जी और भी साथी
लोग, वो लोग बाहर जाएंगे। हम लोगों ने 3 तरह की बात की योजना बनाई है संस्थागत रूप में। उन 3 योजनाओं में एक तो है, एक प्रकार से लोक स्वराज्य, मतलब संविधान संशोधन में ग्राम सभाओं की भी भूमिका हो और गांवों को 29 अधिकार मिले। ऐसा हम लोगों की संस्था महासंस्थान यह संदेश बाहर में सब जगह देगा। ऐसा हम लोग ग्रुप बनाएंगे एक। दूसरा हम लोगों ने तय किया है कि जो महासंस्थान अभी बाहर जा रहा है ज्ञान केंद्र बनाने के लिए, वहां हम लोग यह संदेश भी देंगे कि समाज मजबूत होना चाहिए और समाज सशक्तिकरण के लिए परिवार व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। परिवारों को संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। अगर परिवार व्यवस्था ही ठीक नहीं होगी तो फिर परिवारों को अगर संवैधानिक अधिकार मिल भी गया तो परिवार उसको ठीक से चला नहीं सकेंगे। इन सारी बातों पर हम लोग विचार करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि परिवार व्यवस्था को अधिकार मिलना चाहिए और परिवारों को ठीक ढंग से कार्य करना चाहिए। ऐसा समाज सशक्तिकरण का संदेश, ये दूसरा संदेश हम देंगे। एक तीसरा संदेश और देंगे। 3 ही विषय रखे गए हैं हम लोगों ने जो अप्रैल में तय किया है, 1 अप्रैल को वहां दिल्ली में। एक तीसरा विषय हम लोगों ने ये रखा है कि एक विचारकों का ग्रुप बनना चाहिए और ये विचारकों का जो ग्रुप है यह संविधान, समाज, सब धर्म, इन सारे विषयों पर चिंतन करे, मंथन करे और चिंतन और मंथन के बाद अगर कभी कोई निष्कर्ष निकलेगा, भी तो निकलना नहीं है तुरंत तो कुछ भी, यदि यह हम लोग मिलकर कोई निष्कर्ष निकालेंगे तो उस निष्कर्ष के लिए हम सरकार और समाज दोनों को प्रेरित करेंगे। ऐसा एक प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए। ये तीसरा संदेश है। अब जो आज का विषय है वो ये है कि हम लोग जो यह तीसरा ग्रुप बना रहे हैं, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप कोई साधारण मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो लोग 10 मिनट, आज 15 मिनट टाइम नहीं निकाल पाते हैं, वो 1.5 घंटा बैठते हैं रोज। 1.5 घंटे में भी कभी चर्चा समाप्त होती है, कभी नहीं हो पाती है। इसका मतलब कि हम लोग जो है ये कोई साधारण काम नहीं कर रहे हैं। इसका एक नामकरण दिया जाए तो हम लोगों ने ये सोचा, इसको हम एक संविधान सभा शब्द दे दें। अब संविधान सभा के क्या नियम क्या होंगे, तो हम लोगों का जो प्रस्ताव है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि संविधान सभा की सदस्यता के लिए हम लोग यह नियम बनावे कि संविधान सभा के सदस्य, जो भी सदस्य होंगे, वो कम से कम 4 महीने में एक बार संविधान सभा की बैठक को अटेंड करें। इसका मतलब साल में 3 बार उनको बैठक अटेंड करना चाहिए। बाध्यकारी तो है नहीं, लेकिन उनको बैठक अटेंड करना चाहिए हर 4 महीने में।
अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जो 4 महीने में नहीं अटेंड कर पाता है, ऐसा व्यक्ति अगर चर्चा में शामिल हो जाता है, अगर हम लोग ये बना सकते हैं कि चर्चा ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति साल में 10 दिन चर्चा में आ गया, शामिल हो गया, कुछ सुना कुछ बोला, साल में 10 दिन उसकी अगर उपस्थिति हो जाए तो हम लोग उसको सदस्य बनाए रखेंगे। 10 दिन उपस्थिति हो जाए, या जो हम लोग की हर 4 महीने में 3 बैठकें होंगी, 3 में कम से कम 2 वो अटेंड कर ले, एक भी अटेंड कर ले, चलिए कोई बात नहीं है। 3 बैठकों में से या तो एक बैठक अटेंड कर ले, या वो चर्चा में कभी भी 10 दिन शामिल हो जाए। ऐसे व्यक्ति को हम लोग संविधान का सभा का सदस्य मान लेंगे। और अगर वर्ष भर कोई चर्चा में शामिल नहीं हुआ, एक दिन शामिल हो गया और एक दिन शामिल होकर के फिर वो कभी आया ही नहीं, हम लोग की हर 4 महीने वाली बैठक में भी कभी तीनों बैठक अगर वो आदमी नहीं आया, तो हम लोग उसको बता देंगे कि भाई आप या तो इस तरीके से जुड़िए हमारे साथ, और अन्यथा हम आपको काहे के लिए नाम रखने से क्या फायदा होगा। केवल ये इस तरह हम लोग इस संविधान सभा, इसका एक संस्थागत स्वरूप दे सकते हैं। ये बात मैं सोच रहा था, तो आज इसीलिए ज्ञानंद जी और ब्रजेश जी से सवेरे मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आज 14 अगस्त है और आज हम लोग इसको रात को 9 बजे इस प्रस्ताव को हम अपने साथियों के बीच में रखने की सोच रहे हैं। और इस प्रस्ताव पर अब आप सब लोग भी अपना, अभी वर्तमान में अगर आप सूची देखेंगे ऐसे लोगों की, तो करीब करीब 30-35 लोग इस तरह के इस सूची में अभी आ जाएंगे, जो या तो 4 महीने में अटेंड कर सकते हैं, या कम से कम साल में 10 बार हम लोगों की इस चर्चा ग्रुप में आते हैं। इस प्रकार के लोग ऐसी सूची है। भाई अजय शंकर जी हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, अब विजय जी बीच बीच में आते रहते हैं, और बहुत से साथी हैं, अपने राकेश जी वगैरह हैं, रामवीर जी हैं, इस तरह लोग आते रहते हैं। ऐसी एक हम लोग संविधान सभा बनावे और हम लोग कोशिश करें कि ऐसी संविधान सभा की संख्या हम लोगों की साल भर में करीब करीब 100 हो जाए। जो अपने लोग बाहर जाएंगे अभी यात्रा में, तो बाहर भी ये संदेश देंगे कि भाई हम लोग इस तरह संविधान सभा के माध्यम से सिर्फ संवैधानिक नहीं, सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, हम आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सब प्रकार की चर्चाएं करेंगे। और हम इस बात का प्रयास करेंगे कि हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं उनकी तर्क शक्ति जागृत हो। उनको हम एक तो इतना तो गारंटी हम दे सकते हैं, मेरा अपना अनुभव, कि ठगे नहीं जाएंगे आसानी से, इतनी उनकी तर्क शक्ति मजबूत हो जाएगी। लेकिन भाई उसमें तो ये है कि वो उनको जुड़ना तो पड़ेगा, चर्चा में सुनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ये सब चलिए। तो ये एक बात हो गई। एक बात और आपको बता दूं, ये जो संविधान सभा बनेगी, यही संविधान सभा आगे चल करके हम लोगों के जो पारितोषिक वगैरह हैं
भाई हम लोग साल में इनाम देते हैं, तो इनाम क्या, वो प्रोत्साहन मान लीजिए। 1 लाख रुपए का हम लोग मानते हैं कि समाज विज्ञानी, 40-40 हजार रुपए के समाज शास्त्री, उनको हम 3 या 5 दे सकते हैं। 10-10 हजार के सामाजिक विचारक, ये सारे जो होंगे पोस्ट और पद, इन सब का संचालन यही कमेटी करेगी। दूसरी कमेटी उसके लिए अलग से नहीं होगी। यह कमेटी तय करेगी किसको देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कौन कौन लोग इसके निर्णायक उसमें होंगे। ये सब, ये कमेटी जो 4 महीने में बैठेंगे, ये पूरे लोग उसका सारा संचालन करेंगे। उसमें बाकी किसी का कोई और बाहरी का दखल नहीं होगा। ये मैंने आपको आज प्रस्ताव रखा है संविधान सभा का। आप इस संबंध में पूछ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो जितने लोग बैठे हुए हैं, ये तो सारे लोग इस सभा के सदस्य हैं ही अभी वर्तमान में। तो इसका आप और कोई कोई बात अगर आप जानना पूछना चाहें तो आप और बताइएगा, तो फिर हम लोग और विचार करेंगे इस विषय पर। इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब आप बताइए और कोई बात पूछिए या रखिए। एक व्यवस्था तंत्र विकसित कर रहे हैं, इसका स्वागत है। पवंजय जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ा। हमको भी समझ में नहीं आया उनकी आवाज। बाबू जी, उनकी आवाज बाबा जी ब्रेक हो रही है। हाँ, फिर से अगर बताएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। चलिए आपकी आवाज आ नहीं रही है पवंजय जी ना। तब तक नहीं, और लोग आपका बताइए। तब तक बाकी लोग बताइए, फिर पवंजय जी से हम लोग पूछें। ज्ञानेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं भाई साहब, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। जी जी। बस थोड़ी सी ये बात थी कि हम लोग पहले इस प्रकार की समिति को मार्गदर्शक मंडल जैसा कुछ नाम दे रहे थे। अभी इसको संविधान सभा जैसा नाम देने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ये नहीं समझ पाया। ये देखिए, पहले हम लोग सोच रहे थे लेकिन कोई स्वरूप बना नहीं, पास तो हुआ नहीं। दूसरी बात कि हम लोग उस हिसाब से मार्गदर्शक मंडल, उसकी अपेक्षा जो अभी जो हम लोग चर्चा को वहां ले जा रहे हैं लोगों के बीच में, उस चर्चा में चूंकि महत्वपूर्ण विषय हम लोग रख रहे हैं संविधान, सबसे पहला विषय तो यही है कि संविधान संशोधन में ग्राम सभाओं की भूमिका। तो इस हिसाब से मार्गदर्शक मंडल की अपेक्षा संविधान सभा शब्द ज्यादा उपयुक्त सब लोगों के साथ चर्चा में समझ में आया, इसलिए इसका नाम हम लोग संविधान सभा रख रहे हैं। अभी तक इसकी मार्गदर्शक मंडल हम लोगों ने बनाया नहीं है, अभी तक कोई सूची नहीं है, कोई बैठक नहीं हुई है अभी तक कभी भी। बाबा जी, मुझे लगता है कि मार्गदर्शक मंडल के अंतर्गत संविधान सभा होनी चाहिए। मार्गदर्शक मंडल के पास जो विषय है वो बहुत व्यापक हैं, और संविधान सभा के पास जो जो विषय होगा वो मूल रूप से विषय संविधान संशोधन से संबंधित है। उसमें चरित्र, धर्म और बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी। मार्गदर्शक मंडल में जो है वो सब कुछ सम्मिलित हो जाता है।
और संविधान सभा जो है वो संवैधानिक विषयों से ज्यादा जुड़ी रहेगी। उसमें जो है चरित्र, धर्म या अन्य जो है विषय नहीं रहेंगे। तो मार्गदर्शक मंडल के अंतर्गत जो है एक आप संविधान ये सभा का गठन बताइए, किया जा सकता नहीं ब्रजेश जी, एक बात ये बताइए कि है। भारतीय संविधान में, जी। भारतीय संविधान में धर्म या जाति या कौन सा विषय नहीं है उस संविधान में भी? ऐसा कोई आप बाबा जी उसमें विषय बताइए कि वर्तमान जी संविधान में यह विषय तो बिल्कुल नहीं है। वो चाहे तो हर मामले में धर्म में भी दखल दे देंगे, संविधान के आधार पर ही। जी बात जी इस विषय पे हम कुछ कहेंगे। वास्तव में जैसे जो संविधान सभा जिन लोगों की होनी चाहिए वो वास्तव में समाज विज्ञानी या समाज शास्त्री स्तर के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यवस्था, उस व्यवस्था के निर्माण की वो आधारशिला रख रहे हैं जो व्यक्ति के जीवन को बहुत गहरे से प्रभावित करती है। एक समाज शास्त्री ये अच्छे से जान सकता है कि किन तरह के प्रावधानों को बनाने के बाद व्यक्ति का धार्मिक जीवन प्रभावित हो सकता है, व्यक्ति का आर्थिक जीवन प्रभावित हो सकता है, व्यक्ति का पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य को कम से कम समाज शास्त्र का, समाज विज्ञानी ना भी हो तो समाज शास्त्र की अच्छी समझ होनी चाहिए। इस मतलब इस दृष्टिकोण से संविधान सभा का नाम दिया जाना कोई बहुत अनौचित्यपूर्ण नहीं है, उसका एक सार्थक औचित्य है। बस चूंकि ऐसी एक बात पहले आ रही थी तो फिर मैंने प्रश्न कर लिया। एक बात और बताएं ज्ञानेंद्र जी, कि हम लोग जो सम्मान दे रहे हैं, तो सम्मान तो हम लोग समाज वैज्ञानिक दे रहे हैं। समाज वैज्ञानिक, समाज शास्त्री, सामाजिक चिंतक, ये हम लोग दे ही रहे हैं समाज के बारे में। तो इसलिए, लेकिन फिर भी नामकरण के बारे में हम लोग और सोच सकते हैं। पहले तो हम लोग ये विचार करें, इस विषय पर विचार करें। नाम का मामला तो और थोड़ी देर बाद कर लेंगे। पहले ये कि ये जो हम लोगों ने प्रारूप सोचा है, इस प्रारूप पर सोचिए, क्या और कोई दूसरा तरीका हो सकता है? मैंने आपको दो तीन बातें बताई हैं। एक, कि कम से कम साल में 10 दिन चर्चा ग्रुप को ज्वाइन करें, अथवा वे जो उनको नाम आप दे, जो भी, तो संविधान सभा के सदस्य कम से कम एक बैठक जो 4 महीने में होगी, उस बैठक को अटेंड करें, कम से कम एक। और ये अगर दो शर्तें हम लोगों की हैं, इतना जो कर ले उसको हम लोग अपने साथ मान लें कि ये जुड़े हुए हैं। और अगर दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है तो हम लोग उनका नाम काट सकते हैं। इस प्रकार का रखना चाहिए या कोई और कुछ रखना चाहिए, ये सोचिए। क्योंकि अब नरेंद्र जी को भी जाना है टूर में, ज्ञानेंद्र जी तो अभी निकल रहे हैं शायद 1 हफ्ते बाद। जी। या कोई बाबा इसकी और शर्त में कोई फेरबदल अगर करना हो तो वो बताइए। बाबा जी मुझे लगता है कि एक तो संविधान सभा की जो बैठक का जो 4 माह में आपने निर्धारित किया है, ये 4 माह की जगह अगर 3 माह हो जाए तो ज्यादा ठीक है, क्वार्टरली होना चाहिए। जैसा अभी सब लोग, आप लोग सोच लीजिए, तो 3 माह भी कर सकते हैं। अपने ही लोग, भाई यही लोग तो हैं सब लोग। जी।
और बाबा जी जो 15-20 लोग हम लोग जुड़ते हैं, या हम लोग अभी ज्ञान केंद्रों की एक सोच रहे थे एक मीटिंग हो जाए, तो ये होगा कि हम लोग फिर संविधान सभा का जो गठन है उसके गठन की प्रक्रिया या क्या क्या रहेगा। मैं समझता हूँ संविधान सभा का जो गठन होगा उसमें जो मोहन जी हैं या जो ज्ञानेंद्र, किसी एक को अध्यक्ष बना दिया जाए, और धीरे धीरे सबकी एक सहमति से बात जो है। ये बताइए कि जी। हम लोग आज ही अध्यक्ष बना दें, जी। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि अगली बैठक जब हम रखें, 1 महीने जी। बाद रखें मान लीजिए, जी। और उस बैठक में जो लोग अटेंड करें जी। वो लोग अपना अध्यक्ष चुन लें। बिल्कुल। जी बाबा तो जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जब ज्ञान हाँ केंद्र में बैठक रखी जाए और सब 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 उसमें जुड़ जाएं, जो 30-40 लोग होते हैं वे सभी जुड़ हाँ जाएं और सबका सुझाव ले लिया जाए, तो हाँ, हमारे यही पास एक यही मैं भी कह रहा होगा। हूँ जी। कि वे लोग बैठ करके और अपने अपना प्रारूप बना लें, जी। क्योंकि अगर हम लोग सारी बातें अभी तय कर देंगे तो वो लोग क्या करेंगे बेचारे। एक चीज और बाबा, मुझे ये लगता है कि सामान्य तौर पे होता क्या है कि जब हम लोग किसी सभा या समिति का निर्माण करते हैं तो अपनी समझ से कुछ लोगों को ये मान लेते हैं कि हाँ ये सहमत होंगे, ये सहमत नहीं होंगे, ये सहमत होंगे, ऐसा करके जोड़ लेते हैं, ऐसा करके समितियां बना लेते हैं अधिकांशतः। हम ये चाहेंगे कि इस संविधान सभा के निर्माण में कम से कम प्रत्येक व्यक्ति की लिखित सहमति अवश्य हो। ठीक है, इस पर भी अच्छी वही सुझाव विचार है। करेंगे, कोई क्या दिक्कत है। कम से कम लिखित सहमति हो, एक पोस्ट कार्ड ही वो डाल दें कहीं भी, या फिर सामान्य तौर पे किसी एक तरीके से गूगल डॉक्स पर ही एक शपथ पत्र बन जाए कि सबके लिए हो जाए। होता क्या है ना कि जब व्यक्ति कुछ लिख के देता है, कहीं सिग्नेचर करता है, तो उसका एक अलग प्रभाव होता है, उस विषय की गंभीरता को अधिक समझता है। सिर्फ इसलिए मैंने कहा। नहीं वो ठीक है, अब तो डिजिटल सिग्नेचर का जो टाइम है, अब वो आप एक तरह से एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं और और उसमें आप सबका डिजिटल सिग्नेचर करके अपना एक तरह से अपने पास रख सकते हैं, एक अकाउंट बन जाएगा हमारा। ऐसा एक नरेंद्र बात जी ये को भी है, बताओ। एक बात ये भी है, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों की बात। जी। देखिए, ये जो संविधान सभा शब्द है, ये जल्दी चर्चा में आ जाने की उम्मीद है। मार्गदर्शक मंडल और ये वो सब जो भी कुछ है, वो अपनी जगह ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, व्यापक अर्थ है, थोड़े लोग उसका अर्थ समझ ही लेते हैं। लेकिन जब मसला देखा जाता है चर्चा का समाज में, भाई संविधान सभा, अरे ये कैसे और क्या है, कोई भी पूछने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, कोई भी बातचीत करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। संविधान सभा का विचार अच्छा है। ये जब मेरे ध्यान में, मेरे सामने बात आई, ब्रजेश जी आपने बताया, तभी का मैंने कहा कि ये अपीलीय शब्द है, इसका कुछ नाम रखा जाना चाहिए, इसकी चर्चा हमें लोगों से करनी चाहिए, बनना चाहिए, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, चलिए। मैं एक और शब्द कहना कोई? चाहता था इसमें हाँ बताइए बबलू जी। कि क्या ऐसा हो सकता है कि संविधान सभा मार्गदर्शक मंडल अगर नाम हो जाता तो लोगों को नहीं नहीं, नाम से ही समझने में बहुत आसानी हो लंबा हो जाता। जाएगा। देखिए, हम लोग चर्चा ग्रुप, तो नाम जो चर्चा है वो तो चर्चा ही है, हाँ हाँ हाँ। इसका नाम नहीं बदलेंगे, हम्म, क्योंकि इतना बड़ा नाम नहीं। देखिए, हम लोगों की जो संस्था है, उस संस्था में तो मार्गदर्शक शब्द है ही। हम्म, संस्था का नाम है मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान। हम्म, तो हम लोग की तो पूरी सारी संस्था में ही मार्गदर्शक शब्द है, फिर मार्गदर्शक अलग से जोड़ने की क्या जरूरत है। ठीक। सारा जो कार्यक्रम हो रहा है तीनों, ये 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 मार्गदर्शक संस्थान के अंतर्गत हो रहा है। तीनों मतलब लोक स्वराज्य का भी, और समाज सशक्तिकरण परिवार सशक्तिकरण का भी, और संविधान सभा का।
ये आपको बता दिया मैं। लेकिन हम लोग का पूरा फुल फॉर्म वही है, मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान। क्या 3 महीने का रखा जाए कि 4 महीना ठीक है, ये सोचिए। 3 महीना बाबा ठीक जी, था बाबा जी। 4 महीना ज्यादा समय हो जाएगा। 3 महीने 3 महीना पे रख। मेरी भी सहमति। अब बताइए नरेंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी, इस संबंध में कोई बात? बाबा 3 महीने पे मेरी सहमति है। अच्छा, कुछ कुछ मोहन बाबू और बाकी लोग बताइए। अभी 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 कमल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। आप ब्रजेश जी थोड़ा कमल सिंह जी को भी बता दीजिए शॉर्ट में, मैं जो बोला हूँ। जी, कमल सिंह जी, अभी जो हम लोग विचार कर रहे हैं वो एक संविधान सभा पर विचार कर रहे हैं कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। हम ही लोग में से 30-40 जो लोग हैं उनके साथ मिलकर के एक संविधान सभा का गठन हो जाए। तो उस संविधान सभा की जो बैठक है वो हम लोग 4 माह पे या 3 माह पे जो सबकी सहमति बनेगी वो हम लोग रख लेंगे। और अगले कुछ समय के बाद, महीने भर में या 15 दिन में, हम लोग एक बैठक रखेंगे। उसमें संविधान सभा के प्रारूप पर जो है एक चर्चा हमारी हो जाएगी। इस शब्द को रखने का जो उद्देश्य दिखता है, थोड़ा सा ये अपीलिंग दिखाई देता है कि संविधान सभा एक तरह से जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि ये है क्या। और संविधान सभा में जो हमारे लोग जुड़ रहे हैं उनका हम वार्षिक कार्यक्रम में ही 30-40 लोगों में से जो है हम समाज विज्ञानी, विचारक, चिंतक निकालेंगे। तो इस तरह से संविधान सभा पे हमारी जो है आज की चर्चा है, इस पर सबकी सहमति बनेगी और नेक्स्ट टाइम हम चर्चा रखेंगे तो एक प्रारूप बन जाएगा। तो इसमें अगर आपके कुछ सुझाव हैं टाइम को लेकर के या प्रक्रिया को लेकर, किसी चीज के लेकर के, तो आप वो हमारे सामने रख सकते हैं। कमल सिंह जी, आवाज आ रही है ना? आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी, कोई ठीक सुझाव है, हो तो ठीक आप। है। जी ठीक है। ठीक है आपके आवाज। जी, मोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो सबका सहमति बन रहा है ठीक है, फिर बैठक होगा तो उसमें और चर्चा करके और उसमें जैसा होगा वैसा अपना व्यवस्था बना लिया जाएगा। ठीक है। तो ज्ञानेंद्र जी का जो सुझाव था कि हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन करें, एक रजिस्ट्रेशन करें, तो एक ड्राफ्ट उसका तैयार हो जाएगा। अगली चर्चा से पहले हम लोग तैयार कर लेंगे। और जब अगली चर्चा होगी, अब चर्चा होने के बाद। ब्रजेश जी, जी बाबा जी। कि अगली बैठक हम लोग तब रखे हैं जब नरेंद्र जी और ज्ञानेंद्र जी की यात्रा हो जाए पूरी। जी बाबा जी। मतलब ये आएंगे, एक तरह से समझ लीजिए कि 25 सितंबर के बाद। तो हम लोग इस बैठक को शुरू अक्टूबर में रख सकते हैं कभी भी। जी बाबा जी, उस समय तक जो है सारे ज्ञान केंद्रों पर जो है वो पहुंच भी जाएंगे और वहां पे भी ये बात रखी जा सकती है। हाँ, कुछ सूची भी बन जाएगी तब तक। जी फिर तब तक आपका रामराज जी भी कर लेंगे इधर का। 130 गांव जो हैं, 150, तो रामराज जी बना लेंगे कुछ इधर। जी मुन्नी जी प्रणाम। तो ये भी एक, हम लोग की संविधान सभा के लिए 12-13 लोग तो तैयार कर ही लेंगे पूरे अपने क्षेत्र में। भाई देखिए, हम लोगों ने यही तो शर्त रखी है अभी कि कम से कम वो साल में एक बार हम लोगों की बैठक अटेंड करें, और या कम से कम 10 बार चर्चा ग्रुप में शामिल हो एक साल में। तो हम उनको दोनों में से जो भी कर लेंगे हम मान लेंगे उनको। ये अभी तक सोचा जा रहा है। कोई बात, मदन जी, मंगला प्रसाद जी, अगर कुछ, वैद्यराज जी अगर कोई
कुछ पूछेंगे तो बाबा बताइएगा। बाबा जी पवन आज मैं लास्ट में जुड़ा दे भूल गया था, भीड़ लगी थी दुकान में। जी जी जी, आप, पवनजय आप, भैया आप आपका कृपया चैट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चैट बॉक्स में लिखिए ना कुछ, हाँ, आप जो भी कहना अच्छा चाह रहे हैं चैट पवनजय जी, बॉक्स में लिखिए। वैद्यराज जी क्या कह रहे हैं? बाबा जी, बाबा हाँ वैद्यराज हमको जी कह पानी रहे हैं गिर रहा कि है बाबा जी, पवनजय, यहाँ पास में शायद पानी गिर रहा है। ठीक है, पवनजय जी क्या बोल रहे थे, कोई बात अब अगर उनका ठीक हो गया हो जा तो बताइए। रही है आवाज हमारी? हाँ अभी आई आवाज थोड़ी सी। जा रही है हमारी? जी भाई साहब अभी आ रही है थोड़ी अच्छा सी, अच्छा। बोलिए ना। तो अच्छा, तो ये स्वागत योग्य कदम है। ये अपने तंत्र को विकसित किया जा रहा है, जो समाज को एक व्यवस्था देगा। ये इस, ये मेरी इच्छा भी थी, और जो है मैं इसको बार बार उठाया भी हूँ कि अपनी व्यवस्था डेवलप करने चाहिए, समाज को अपना तंत्र विकसित करना चाहिए। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है बाबा, बहुत ही सराहनीय कदम है। इसको लेके आगे बढ़िए आप। चलिए ठीक है, कुछ सुनील देव जी कोई बात अगर पूछना हो कहना हो तो बताइएगा, क्योंकि आज मैं सुनील देव जी को फोन लगाया था इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन सुनील देव जी का जवाब हमको ये मिला कि उनका फोन बंद है, तो आपसे बात नहीं हो पाई दोपहर को हमारी। ब्रजेश जी से तो बात हुई थी। बाबा जी आचार्य जी के 2 नंबर हैं, उनमें से एक नंबर बंद है, एक नंबर चल रहा है। अच्छा, तो मेरे पास दूसरा नंबर होगा फिर। जी अभी है कि नहीं जुड़े हुए आचार्य जी? आचार्य जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जुड़े हैं। नहीं और व्यस्त होंगे। चलिए कोई बात। मैं सुन रहा हूँ, चर्चा सुन रहा हूँ। हाँ बताइए, अगर आपको कोई बात इसमें कुछ बताना हो तो बताइएगा। नहीं ठीक है, कोई समझ नहीं। कुछ अगर मदन जी को कोई बात हो। आपका फोन नहीं लग रहा है मेरा। हाँ वो दूसरा नंबर बाबा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, वो मोबाइल में कमी आ गई है, वो दुकान पे दे दिया है ना सही होने को। अच्छा ठीक है, वो उसी में सिम पड़ी थी। कोई बात। हाँ मुनि जी, जहाँ जहाँ बैठक करानी है मैं नरेंद्र जी को सूची भेज दी है, और मतलब बता दिया है जैसे भी बैठक करनी है। नहीं नहीं, ये हम संविधान सभा को। इस संविधान बाबा, इस संविधान सभा का जो है एक जो है मेल आईडी होना चाहिए, जिसपे ज्ञानेंद्र जी जो कह रहे थे कि लोग अपनी सहमति प्रदान करेंगे, तो लोग वो अपनी होना चाहिए जो लोग पहली अपनी बैठक आईडी होगी, से जो जो लोग हम लोग अपनी मेल जब। आईडी से उसमें मेल कर देंगे, हाँ हाँ, बिल्कुल तो ठीक। उनकी अपनी मेल आईडी से लोग उसमें मेल करके सहमति व्यक्त कर सकते हैं। देखिएगा ब्रजेश जी का सुझाव तो एकदम ठीक है। जी जी बाबा। बाबा जी का सुझाव ठीक है, वैसा ही हो सकता है। हाँ, और विचार करिएगा आप लोग। ठीक सुझाव है बाबा, इसको थोड़ा सा और भी ये अगर। बताइए, किसी को और कुछ कहना पूछना हो इस विषय पर तो बताइए, नहीं तो समाप्त करिएगा। बाबा जी मैं सुना नहीं आज का ना, कल इस सुझाव के बारे में लिखेंगे। हाँ बताइए। ये सुझाव जो है इसके बारे में मैं जानकारी नहीं है मेरे को कल लिखेंगे क्या इसके बारे में? आप ना मुझे कॉल कर लीजिएगा, हाँ ठीक। हम लोग कर लेंगे, या ज्ञानेंद्र जी को कॉल कर सकते हैं। कल की जो चर्चा है हमारी वो 22:50 से लेके 22:58 तक रहेगी। और किसी को कोई बात हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त कीजिएगा। ज्ञानेंद्र जी मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं।